सरकार बनाम डिंपल की जीत ने गीतांजलि की प्रसिद्धि को उत्कर्ष पर पहुंचाया। फिर एक केस सरकार बनाम रजनी शर्मा की जीत ने बाजी पूरी तरह से पलट दी और गीतांजलि को रातों रात एडवोकेट नंबर 1 बना दिया। एक रोज़ रजनी शर्मा की मम्मी गीतांजलि के घर आईं। उन्होंने गीतांजलि से रजनी शर्मा का केस कॉन्टेस्ट करने की प्रार्थना की। गीतांजलि क्योंकि रोज कोर्ट जाती थी, इसलिए वो बहुचर्चित रजनी केस का स्टेटस जानती थी। रजनी का केस अंतिम स्टेज में था, जज साहब के आदेशों के लिए लंबित था। यह वैसे भी इस शहर में बहुचर्चित केस बन गया था। रजनी ने पुलिस और कोर्ट में बयान दिया कि वो और उसका पति रवि शर्मा अपनी छुट्टियां मनाने एक छोटा शिप को हायर करके समुद्र में घूमने निकले थे। शिप पर दोनों की लड़ाई हुई और रजनी शर्मा ने शिप में अपने पति रवि शर्मा की हत्या कर दी। रजनी शर्मा ने पुलिस के सामने और जज साहब के सम्मुख अपने जुर्म को इकबाल किया। उन्होंने बताया, जज साहब, वैसे तो हम दोनों का प्राय झगड़ा होता ही रहता था, लेकिन उस दिन बात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। रवि मुझे जोर जोर से मारने लगा, मेरे भी हाथ चलाए, लेकिन उससे कमज़ोर होने के कारण उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। एक वेटर बाबूलाल ने मेरा पक्ष लिया और मुझे बचाने का प्रयास किया। रवि उसे भी मारने लगा। मैं गुस्से से आग बबूला हो गई और ऐसे में रवि ने अपनी रिवॉल्वर मुझे देकर कहा, रोज रोज के झगड़े से मर जाना ही बेहतर है। आज हम में से एक ही जीवित बचेगा। तुम मुझे मारना चाहती हो ना? लो ये रिवॉल्वर और मुझे मौत के घाट उतार दो। रवि के हाथ में एक लंबा सा चाकू था और वह खतरनाक इरादे से मेरी ओर बढ़ रहा था। मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी आंखों में वहशत थी। मैंने रवि से काफ़ी मना किया, मेरी तरफ मत आओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी, लेकिन वो नहीं माना और मेरी तरफ चाकू लिए बढ़ता गया। अचानक न जाने क्यों मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने रवि पर 2 फायर कर दिए। रवि तड़प कर वहीं ढेर हो गया। तभी वहाँ वेटर बाबूलाल आ गया और मुझसे कहने लगा, मेम साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप हमें कहें तो हम आपके पति को समुद्र में फेंक देते हैं। इल्ज़ाम किसी के सिर नहीं आएगा। रवि की लाश को देखकर मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी। मैं सुध-बुध खोती जा रही थी और थोड़ी देर में बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो वहाँ पर सब कुछ साफ था। गीतांजलि ने रजनी की मम्मी को बताया, ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई वकील कुछ नहीं कर सकता। मम्मी ने कहा, मेरा दिल कहता है बेटा, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। एक माँ की ममता का दिल मत तोड़ो, एक बार कोशिश करके तो देखो। जब रजनी की मां नहीं मानी तो गीतांजलि ने उनको टालने के हेतु, अच्छा ठीक है माँ जी, आप सारे पेपर छोड़ जाइए, मैं इन्हें पढ़कर देखती हूँ कि क्या हो सकता है। धीरज शाह ने गीतांजलि को यह केस लेने से मना किया। तुम यह केस हार जाओगी, मत लड़ो। जजमेंट वाले दिन जब जज साहब आदेश देने ही वाले थे, उसी समय गीतांजलि ने कोर्ट में प्रवेश किया। ठहरिए योर ऑनर, इससे पहले कि एक बेकसूर महिला को सजा सुना दी जाए, मुझे कोर्ट को कुछ ऐसे तथ्य बताने हैं जो इस केस की हकीकत बयान कर देंगे। मैं रजनी शर्मा की एडवोकेट हूँ और उनकी तरफ से कोर्ट को सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। कृपया न्याय हित में मुझे एक अवसर प्रदान किया जाए। ये वही जज साहब थे जिन्होंने 8 वर्ष पूर्व शालिनी का केस डिसाइड किया था। जज साहब ने कहा, मुझे याद है, आज से 8 वर्ष पहले ऐसे ही अदालत लगी हुई थी। मैं शालिनी पारिक केस में जजमेंट सुनाने ही वाला था, लेकिन आपने मुझे रोक दिया था। लेकिन उसका परिणाम बड़ा अच्छा निकला था। एक बेगुनाह सज़ा मिलने से बच गई थी, इसलिए मैं आज आपको रोकूंगा नहीं। कहिए, आपको इस ओपन और शट केस में क्या कहना है? योर ऑनर, कृपया आदेश कर दीजिए कि 15 मिनट तक इस अदालत से ना कोई बाहर जाएगा और ना कोई बाहर से अंदर आएगा। सबसे पहले मैं मिसेज रजनी शर्मा से चंद सवाल करना चाहूँगी। रजनी शर्मा, जो बयान आपने कोर्ट और पुलिस के सामने दिए हैं, उन्हें दोहराने की आवश्यकता तो नहीं है। आप मुझे यह बताइए, आपने जिस रिवॉल्वर से रवि शर्मा पर गोली चलाई थी, उसका कलर क्या था?
फिर उन्होंने एग्जिबिट 3 को दिखाकर पूछा, क्या यह वही रिवॉल्वर है? रजनी शर्मा ने ध्यान से रिवॉल्वर को देखकर बताया, मुझे नहीं लगता कि ये वही रिवॉल्वर है। ऐसी ही रिवॉल्वर थी, शायद हल्के आसमानी कलर की। रजनी शर्मा, आपको सही लग रहा है। असली रिवॉल्वर आपको दी ही नहीं गई। क्या आपको ऐसा नहीं लगा रवि शर्मा ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ एक साजिश रची हो? जिंदगी सबको प्यारी होती है। कौन भला ऐसा होगा जो खुद अपने आप को मारने के लिए आपके हाथ में असली रिवॉल्वर दे देगा और खुद चाकू से संतुष्ट हो जाएगा? रवि शर्मा और उसके साथी ने आपकी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की और आपके हाथ में असली रिवॉल्वर बेवरी स्कॉच पकड़ा दी। जो डेड बॉडी समुद्र से मिली है वो रवि शर्मा की है ही नहीं। रवि के परिवार वालों ने भी समुद्र से मिली डेड बॉडी को रवि की डेड बॉडी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। आप निर्दोष हैं रजनी शर्मा। बेकार में अपने दिमाग में अपराध बोध नहीं रखिए। ये सुनकर रजनी शर्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अदालत में बैठी उसकी माँ हाथ उठाकर ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। गवाह बाबूलाल से गीतांजलि ने पूछा, बाबूलाल, आपने अपने बयान में बताया है कि आपको रजनी शर्मा से सहानुभूति हो गई थी और सहानुभूति के कारण ही आपने रवि शर्मा के विरुद्ध उनका साथ दिया। आपका यह बयान झूठा और बकवास है। आपने रवि शर्मा के साथ मिलकर हर कदम पर उनका साथ दिया। रजनी शर्मा के बेहोश होते ही आपने रवि शर्मा के साथ मिलकर सबूतों को मिटाया, सीसीटीवी को बंद कर दिया, नकली रिवॉल्वर को समुद्र में फेंक दिया और असली रिवॉल्वर रजनी शर्मा के हाथ में थमा दी। सीसीटीवी अचानक कैसे खराब हो गया, और वो भी उस वक्त जब आप लोगों का असली खेल शुरू हुआ? ये आप मुझ पर कैसा गंदा इल्जाम लगा रही हैं? सीसीटीवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो तो कभी भी खराब हो सकता है। रवि शर्मा जो मर चुके हैं उनके साथ मिलकर मैंने साक्ष्य बदले। यह क्या अनर्गल बोल रही हैं आप? वकील साहिबा, मुझे लग रहा है कि आप मुझे केस में फंसाना चाहती हैं। पहली बात तो यह है बाबूलाल कि रवि शर्मा मरे नहीं, जिंदा है। दूसरी बात, सीसीटीवी को एकदम उसी समय खराब होना था जब रजनी शर्मा बेहोश हुई। जहाँ तक आपका फंसने का सवाल है, आप दोनों तरह से फंसे हुए हैं। आपने रवि शर्मा का साथ दिया तो आप उनके जुर्म में बराबर के भागीदार हैं, और अगर आपने रजनी शर्मा का साथ दिया है तो भी आपने रवि शर्मा को समुद्र में फेंक कर एक अहम साक्ष्य को मिटाया है। दोनों गुनाहों की सजा उम्र कैद है। बाबूलाल पसीने में नहा गया और घबराता हुआ बोला, सर, रजनी शर्मा मुझसे कहने लगी, प्लीज़ इस डेड बॉडी को समुद्र में फेंक दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। मैंने डेड बॉडी को समुद्र में फेंका और आकर देखा तो मैडम बेहोश पड़ी थी। घबराओ मत, तुम्हें सजा तो अवश्य मिलेगी। बस मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दो। ध्यान से देखकर बताओ, मैडम के हाथ में जो रिवॉल्वर है और एग्जिबिट 3 में दिखाए गए रिवॉल्वर सेम है? जी, मुझे तो एक जैसी ही लग रही हैं। ध्यान से देखकर बताओ, क्या तुम्हें दोनों रिवॉल्वर के रंग में फर्क नजर नहीं आ रहा? रजनी शर्मा के हाथ में जो रिवॉल्वर है उस पर पी लिखा हुआ है। दिखाओ एग्जिबिट 3 पर पी कहाँ लिखा हुआ है? बाबूलाल ने उलट पुलट कर देखने के बाद वकील साहिबा से कहा, जी मुझे लगता है पी अक्षर मिट गया है। आपने देखा योर ऑनर, कैसे साक्ष्य मिटाए गए हैं। सीसीटीवी खराब कर दिया गया, रिवॉल्वर बदल दी गई। योर ऑनर, मैंने अपने एक फिल्म निर्माता मित्र से पूछा तो उन्होंने बताया कि पिक्चर्स में यूज़ की जाने वाली रिवॉल्वर हूबहू असल जैसी होती है। उनमें से जो बुलेट निकलती है उसमें लाल रंग का खोल होता है। दर्शकों को लगता है कि असली गोली चली है। रिवॉल्वर को फर्क करने के लिए अक्सर उन पर कोई अंग्रेज़ी या हिंदी का लेटर लिख दिया जाता है। जज साहब ने कहा, वकील साहिबा, आपने काफ़ी हद तक इस मर्डर की पहेली को सुलझा दिया है, लेकिन आप जो कह रही हैं कि रवि शर्मा जिंदा हैं, किस बिना पर कह रही हैं? जज साहब, सबको पता है कि मैं हमेशा सच्चे केस ही लेती हूँ। रजनी शर्मा की माँ के बहुत ज़िद करने पर मैंने इस केस के पेपर्स और वीडियो देखे। मुझे केस में कई बातें बहुत अटपटी लगीं।
सीसीटीवी का एकदम से ख़राब हो जाना, रवि शर्मा का रजनी के हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा देना। वीडियो के अंत में रजनी शर्मा के हाथ में जो रिवॉल्वर है उसमें और एग्जिबिट 3 में अंतर था। मेरे निर्माता मित्र ने मेरी यह उलझन भी दूर कर दी। जहाँ तक रवि शर्मा का प्रश्न है वह जीवित है और आज इस अदालत में उपस्थित भी है। पीछे की रो में सरदार जी का मेकअप किए जो बैठे हैं वो कोई और नहीं, रवि शर्मा। इन्होंने अदालत से भागने की 2-3 बार कोशिश की, लेकिन आपके आदेश के कारण सिक्योरिटी ने इन्हें जाने नहीं दिया। इनका प्लान तो ये था कि जब रजनी शर्मा को सज़ा हो जाएगी तो ये अपनी प्रेमिका के साथ किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाएंगे। इसके बाद गीतांजलि की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी और वह ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। इस केस की जीत ने गीतांजलि के कैरियर में 4 चांद लगा दिए। अदालत में और अदालत के बाहर चारों ओर बस गीतांजलि शाह के ही चर्चे थे। एडवोकेट मित्र धीरज शाह से कहने लगे, यार गीतांजलि ने तो तुझे भी पीछे छोड़ दिया, बहुत जल्दी वो तेरे से आगे निकल गई। अब तो अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। तेरी एक छत्र बादशाहत को गीतांजलि भाभी ने चुनौती दी है। अब पूछ लेना भाभी से कि तेरी वकालत नहीं चली तो तुझे मुंशी तो रख लेंगी ना। इसके बाद सभी वकीलों का कहकहा गूंज उठा जो धीरज शाह के कानों को बींध गया। धीरज शाह को लगा जैसे किसी ने उसके कान में पिसा हुआ कांच भर दिया है। धीरज शाह गीतांजलि को कामयाब होते हुए तो देखना चाहता था, लेकिन था तो एक मनुष्य ही। अपनी नंबर 1 की गद्दी छीनता हुआ देख वो विचलित हो गया। बरसों पहले गीतांजलि के कहने पर जिस शराब को उसने अलमारी में बंद कर दिया था उसे आज अपने हाथ से खोला और जाम पर जाम पीता गया। गीतांजलि के आने पर वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और ताली बजाता हुआ बोला, वाह वाह गीतांजलि, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सब लोग तुम्हें ही सफलता की मुबारकबाद दे रहे थे और मैं एक कोने में खड़ा सारा तमाशा देख रहा था। तुमने तो मेरी छुट्टी ही कर दी। वकील मुझसे कह रहे थे अगर कल मेरे चैम्बर पर सन्नाटा हो गया तो मुझे अपना मुंशी तो बना लोगी ना। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें शराब पी है? अरे बनती है। तुम्हारी इतनी बड़ी कामयाबी पर जश्न तो बनता है। शराब को हाथ भी न लगाने का तुमने मुझसे वादा किया था। तुम सच में खुशी मना रहे हो या तुम्हें मुझसे ईर्ष्या हो रही है? ईर्ष्या और तुमसे? तुम अपने आप को समझती क्या हो? आज तुम्हारा जो भी वजूद है मेरे कारण है। ये कामयाबी, ये शोहरत, ये सब मेरी वजह से है। मैंने कब मना किया है? तुम सही कह रहे हो। मैं तो हाउस वाइफ ही बनी रहना चाहती थी। वो तुम ही थे जिसने मेरे सपनों को हवा दी, मुझे इस कदर सफल बनाया। आज भी अगर तुम नहीं चाहते तो कल से मैं अदालत का मुंह तक नहीं देखूंगी। वाह वाह, क्या बात है। अदालत नहीं जाओगी ताकि लोग मुझ पर उंगलियां उठाएं और कहें अपनी वाइफ की कामयाबी के कारण मैंने तुम्हें घर में कैद कर दिया है। धीरज, क्या हो गया है तुम्हें? मैं कुछ महीनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। मेरी सफलता से नाखुश हो क्या? पहले जरा जरा सी बात पर तुम मुझे मनाया करते थे, मुझे प्यार करते थे, मुझे अपनेपन का एहसास कराते थे। ये कहते हुए गीतांजलि की आंखों में आंसू आ गए। वो तेज तेज सांस लेने लगी। बस अब रोना धोना शुरू मत कर देना। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कह के धीरज शाह उठकर चला गया और दरवाजे को जोर से बंद किया। गीतांजलि को लगा उनके बीच दरार बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों बाद राय साहब महेंद्र सिंह धीरज शाह के घर आए। राय साहब महेंद्र सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने धीरज शाह की प्रतिभा पर यकीन करके कुछ ऐसे पेचीदा केस दिए थे जिनकी बदौलत धीरज शाह की शोहरत आसमान छूने लगी
उनके आने से धीरज शाह बहुत प्रसन्न हुआ। वो तेजी से गाउन पहनकर घर में बने अपने चैम्बर में पहुंच गया। लेकिन राय साहब महेंद्र सिंह ने ये कहकर धीरज शाह पर बिजली गिरा दी कि आज तो हम गीतांजलि शाह के क्लाइंट हैं। धीरज शाह चुपचाप वहाँ से उठकर चले गए। राय साहब महेंद्र सिंह ने गीतांजलि को 3 केस लड़ाने के लिए दिए और साथ ही मुंह मांगी फीस। इसके बाद धीरज शाह और गीतांजलि में बातें करना लगभग बंद सा हो गया। कोई भी बात होती तो धीरज शाह उसे पेपर पर लिख कर देता। फिर आया वो दिन जब गीतांजलि की सबसे प्यारी मित्र वर्षा का विवाह था। गीतांजलि शाह ने धीरज को कहा, आज वर्षा का विवाह है, हम दोनों को बहुत बुलाया है, तुम आज कोर्ट से जरा जल्दी आ जाना तो दोनों साथ साथ चलेंगे। धीरज शाह ने गीतांजलि को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शाम को वो कोर्ट से जल्दी आ गया। गीतांजलि बहुत प्रसन्न हुई और तैयार होने चली गई। उसने सोच लिया कि आज वो रास्ते में धीरज शाह को मना लेगी। गीतांजलि जब तैयार होकर आई तो उसने देखा धीरज शाह वहाँ था ही नहीं। गीतांजलि ने सोचा शायद धीरज शाह गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा है, पर गाड़ी वहाँ थी ही नहीं। उसने नौकर से पूछा, साहब कहाँ गए हैं? नौकर ने बताया, साहब गाड़ी लेकर चले गए हैं और कह गए हैं कि आप अपनी कार से शादी में चली जाएं। वह शादी में नहीं आ पाएंगे, उन्हें कुछ आवश्यक काम है। गीतांजलि मन ही मन कराह उठी। उसका दिल टूट गया था। धीरज को मनाने का एक प्रयास गीतांजलि ने धीरज के जन्मदिन पर किया। उसने घर को दुल्हन सा सजवा दिया और ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज पोर्टिको में लाकर खड़ी कर दी और उस पर बैनर लगवा दिया, हैप्पी बर्थडे टू डियर धीरज। धीरज जैसे ही घर आया, गीतांजलि शानदार ड्रेस पहनकर हाथ में बुके लिए उसको विश करने आ गई। धीरज शाह ने बुके को उसके हाथ से लेकर जमीन पर फेंक दिया और थोड़ा तेज स्वर में बोला, ये क्या बचपना है, इतना महंगा गिफ्ट? क्या तुम यह साबित करना चाहती हो कि तुम्हारी कमाई मुझसे अधिक है? क्या मैं ऐसी गाड़ियां नहीं खरीद सकता? यह सब तुम मुझे नीचे दिखाने के लिए कर रही हो ना? गीतांजलि का दिल टूट गया। वो रोते हुए बोली, नहीं धीरज, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। तुम कहा करते थे ना, एक दिन हमारे पास भी मर्सिडीज गाड़ी होगी। मैं तो बस तुम्हारा सपना पूरा करना चाहती थी। तुमने मेरा दिल। हाँ हाँ कह दो ना, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। तुम्हें मालूम भी है कि दिल कैसे टूटता है। हाँ धीरज, मालूम है दिल कैसे टूटता है। मेरा दिल तब टूटा था जब तुम जरा जरा सी बात पर मुझसे बातचीत बंद कर देते थे और हर बार मुझे ही मनाना पड़ता था। मेरा दिल तब टूटा जब तुमने रजनी केस में मेरी जीत के बाद मुझे मुबारकबाद नहीं दी थी। मेरा दिल तब भी टूटा था जब तुमने मेरी कसम को तोड़कर शराब को हाथ लगाया था। और मेरा दिल उस दिन टूटा था जब मैं वर्षा के विवाह के लिए तैयार होकर बाहर आई और तुम कार लेकर चले गए थे। आज तो तुमने मेरा दिल छलनी ही कर दिया। कितने मन से, कितनी आशाओं के साथ मैंने तुम्हारे बर्थडे की तैयारी की थी और तुमने मेरे बुके को जमीन पर फेंक दिया। क्यों धीरज, क्यों? तुम तो ऐसे न थे। मेरी जरा जरा सी बातों का ध्यान रखते थे, मुझे अपनेपन का एहसास दिलाते थे। न जाने हमें किसकी नजर लग गई, कहाँ चला गया मुझे बेइंतहा प्यार करने वाला धीरज। अगर अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो बोलो मुझसे, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं। गीतांजलि की आंखों में आंसू आ रहे थे, जिन्हें वह बार बार रुमाल से पूछ रही थी और बुरी तरह तेजी से सांस ले रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसे सांस आना बंद हो जाएगा। धीरज हल्के से नशे में था। उसने कहा, आ गई ना असली बात जुबान पर, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। यही कहना चाहती हो ना तुम? मेरी ज़िंदगी से जाना चाहती हो तो शौक से चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हारी जेटली के साथ जो खिचड़ी पक रही है उसकी महक मुझे भी आ रही है। मैं कल ही डाइवोर्स पेपर बनवा लाता हूँ और तुम्हें इस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। गीतांजलि रोती और हाँफती रह गई। धीरज शाह
घर के अंदर चला गया। कुछ दिनों बाद धीरज डिवोर्स पेपर बनवा लाया। गीतांजलि ने बिना वक्त गंवाए सारे पेपर पर साइन कर दिया। धीरज कुटिल मुस्कान हंसते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें डिवोर्स की इतनी जल्दी है। एक दिन जब गीतांजलि सुबह उठकर बाहर आई तो उसने डाइनिंग टेबल पर पेपर वेट के नीचे एक पेपर देखा। उसने खोल कर देखा, पेपर में धीरज ने लिखा था, डाइवोर्स पेपर मैंने गुप्ता जी को दे दिए हैं। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के घर देहरादून जा रहा हूँ, जहाँ उनकी लड़की की शादी है। शादी अटेंड करने के बाद मैं नैनीताल मान्या और शालिनी से मिलकर आऊँगा। मुझे आने में 1-1.5 महीना लग जाएगा। गीतांजलि की आंखों में एक बार पुनः आंसू आ गए थे। मौसी के यहाँ से 1 महीने बाद धीरज शाह नैनीताल अपनी बेटी मान्या से मिलने आए। शालिनी ने धीरज को देखा, लेकिन आज शालिनी की आंखों में धीरज के लिए वो सम्मान और अपनापन नहीं था। शालिनी ने धीरज को बैठने के लिए कहा और एक आया से मान्या और बॉबी को बुला लाने के लिए कहा। शालिनी चुपचाप बिना कुछ खास बोले चाय ला रही हूँ कहकर किचन में चली गई। धीरज इस सब के मायने समझ रहा था। वो किचन में गया और शालिनी से बोला, मुझे मालूम है तुम्हारी नाराज़गी का सबब। तुम्हारी गीतांजलि से बात हुई होगी। मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। चाहे रहने दो, मैं तुम्हें अपना पक्ष भी सुनाना चाहता हूँ। मैंने दिल की गहराइयों से गीतांजलि से प्रेम किया था। उसकी छोटी बड़ी हर बात का ध्यान रखा। मान्यता के नैनीताल आने के बाद गीतांजलि के जीवन में ठहराव आ गया था और उसके जीवन में फिर से लय लाने के लिए मैंने उसे कानून की शिक्षा दिलवाई और कानून की हर छोटी बड़ी बारीकियां समझाई। अपने क्लाइंट्स और केस उसको दिए ताकि वो भी एक सफल एडवोकेट बन जाए। बदले में उसने मुझे क्या दिया? तिरस्कार, ह्यूमिलिएशन और बात बात पर मुझे नीचा दिखाना, मेरी हंसी उड़ाना। मुझे मालूम है कि वो अब मुझसे नहीं, जेटली को चाहने लगी है। वह और जेटली घंटों घंटों कमरे में बंद रहते हैं। बस करो धीरज, अपनी ये बकवास, मेरे कान फट जाएंगे। तुम्हें क्या मालूम कि गीतांजलि क्या है? जिस जेटली की तुम बात कर रहे हो उसको गीतांजलि भाई से भी बढ़कर मानती है। हर रक्षाबंधन पर उसको राखी बांधती है। मैं बताती हूँ गीतांजलि ने तुम्हारे लिए क्या किया है। तुम्हें दिल से भरपूर प्यार दिया है, मान्या जैसी प्यारी सी बिटिया दी है, तुम्हारे घर को घर बनाया है और हमेशा तुम्हारी प्रेरणा बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। यह सोचकर कि उसकी सफलता से तुम्हें ईर्ष्या होती है, उसने बार काउंसिल को अपनी वकालत के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। जब से तुमने उसकी अनदेखी करनी शुरू की है तभी से तुम्हारी वकालत में गिरावट आई है। तुमने उसका दिल तोड़ा ही नहीं बल्कि उसमें सुराख कर दिया है। तुमसे छुप छुप कर न जाने कितना रोई है वो। मैं परसों ही अहमदाबाद से लौटी हूँ और आज फिर जा रही हूँ। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो चलो, कहीं देर ना हो जाए। धीरज ने घबरा कर कहा, क्या हुआ है मेरी गीतांजलि को? न जाने कैसे कैसे शब्दों के नश्तर चलाकर तुमने उसके दिल को छलनी कर दिया है। वो हर दिन हर रात तिल तिल कर मौत से लड़ाई लड़ रही है। उसके दिल में छेद है। गीतांजलि अहमदाबाद के सिटी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। एक बार मान्या और बॉबी से मिलना चाहती थी। मैं उन्हीं को लेने आई हूँ और अब जा रही हूँ। मैं तो तुम्हें और गीतांजलि को दुनिया का बेस्ट कपल मानती थी। तुमने मेरी सोच को चकनाचूर कर दिया है। इतना सब हो गया और उसने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें फुर्सत ही कहाँ थी उसकी सुध लेने की। दिल की बीमारी वो चुपचाप सहती रही। धीरज शाह जैसे निशब्द हो गया, उसे सांप सूंघ गया। शालिनी बच्चों को तैयार करने लगी और सूटकेस में कपड़े रखने लगी। धीरज शाह बीते दिनों को याद करने लगा। गीतांजलि शाह से भूटान में हुई उसकी पहली मुलाकात से लेकर आज तक का सफ़र सिनेमा के रील की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा था
और कहीं भी धीरज शाह गीतांजलि की कमी निकाल नहीं पा रहा था। शालिनी की आवाज ने उसे चौंका दिया। हम लोग जा रहे हैं और तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। नहीं शालिनी नहीं, मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। मैं मेरी गीतांजलि को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे अमेरिका लेकर जाऊंगा और वहाँ उसका इलाज कराऊंगा। मुझे माफ़ करने से पहले वो कहीं नहीं जा सकती है। मुझे भी अपने साथ ले चलो शालिनी, अकेले मेरा दम घुट जाएगा। मान्या को धीरज ने अपनी गोद में उठा लिया। धीरज बेसब्र हुआ जाता था। नैनीताल से अहमदाबाद तक का सफ़र उसे 7 समुंदर पार जैसा लग रहा था। आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके बस में आंसुओं को रोकना था ही नहीं। शालिनी ने नज़र उठाकर धीरज को देखा तो धीरज ने कहा, शायद मेरी आंख में कुछ गिर गया है। क्या दोनों आंखों में? मैं जानती हूँ धीरज भाई, ये आंसू प्रायश्चित के आंसू हैं। इन्हें रोके नहीं, बहने दीजिए। मन साफ हो जाएगा और दिल को शांति मिलेगी। सिटी हॉस्पिटल पहुंचते ही बच्चों और शालिनी के परवाह न करते हुए धीरज शाह लंबे लंबे डग भरता तेजी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागा जा रहा था। वहीं उसे एक कमरे से आवाज़ आई, अरे भाई, गीतांजलि के साथ कौन कौन है? धीरज तेजी से उस कमरे में घुस गया। वहाँ जो उसने देखा वह दिल को दहलाने वाला मंजर था। नर्स ने कहा, डॉक्टर साहब ने बहुत प्रयास किया पर हम इन्हें बचा नहीं सके। धीरज शाह को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। वो गीतांजलि के मृत शरीर से लिपट कर रोने लगा। नहीं गीत नहीं, तो मुझे इस तक छोड़कर नहीं जा सकती। पीछे पीछे शालिनी और बच्चे आ गए। शालिनी ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? ये हमारी गीतांजलि नहीं है, आओ मेरे साथ। गीतांजलि इमरजेंसी वार्ड में थी। मशीनें गीतांजलि की रीडिंग ले रही थी। ऑक्सीजन मास्क गीतांजलि के मुंह पर लगा हुआ था। जीवन से भरी, हर पल चहकने वाली गीतांजलि मौन थी। धीरज ने कुर्सी पर गीतांजलि के पास बैठते हुए कहा, गीत, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर जेटली धीरज और गीतांजलि दोनों को ही जानते थे। अच्छा हुआ आप आ गए। गीतांजलि का आज 5 बजे शाम को ऑपरेशन होना है। मुझे खेद है कि मैंने और गीतांजलि ने आपसे उसकी बीमारी की खबर छुपाई, क्योंकि गीतांजलि नहीं चाहती थी कि आपको उसकी बीमारी का पता चले और आपके दिल को ठेस पहुँचे। खैर, आपको यह जानकर खुशी होगी कि इनका ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर डिबेके करेंगे। वैसे तो इस तरह के ऑपरेशन भारत में भी हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने देर करके अपने केस को बिगाड़ लिया है। गीतांजलि होश में है, बस दवाई की डोज के कारण अचेतन अवस्था में है। आप चाहे तो इनसे बात कर सकते हैं, ये आपकी बात को सुन सकती हैं। धीरज ने धीरे से गीतांजलि का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, गीत, देखो, मान्यता, बॉबी, शालिनी सब आ गए हैं। मैं धीरज हूँ गीत, तुम्हारा गुनहगार। मैंने तुम पर इतने सितम किए हैं कि तुम्हें वो दिखाने के लायक नहीं हूँ। तुमने मुझे माफ कर दिया? कैसी बातें कर रही हो गीतांजलि? सारी गलती तो मेरी ही थी। तुमने तो हर कदम पर मुझे प्रेरणा दी, मेरा साथ निभाया है। वह मैं ही था जो नशे में रहा, तुमसे जलन और ईर्ष्या करने लगा। लेकिन क्या इतना पराया समझा तुमने कि अपनी बीमारी के बारे में मुझे नहीं बताया? आज समझ पाया हूँ कि क्यों तुम मुझसे बोलते बोलते हाँफने लगती थी। तुम रूठे हुए थे ना, मैं तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बताकर और परेशान करना नहीं चाहती थी। एक आवश्यक बात करनी है, न जाने फिर मौका मिले कि ना मिले। वैसे तो तुम्हें मुझे और तंग करना है, क्योंकि फेरों के समय हमने 7 जन्मों का वादा किया था। लेकिन इस जन्म में अगर मैं जिंदगी की जंग हार गई तो तुम्हें शालिनी, बॉबी और मान्या की देखभाल करनी होगी। इसके आगे
गीतांजलि बोल नहीं पाई और बुरी तरह से हांफने लगी। धीरज दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। उस दिन पूरी रात धीरज शाह सोया नहीं। रात भर पूजा करता रहा। कभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हो जाता तो कभी बेकरार होकर इधर उधर टहलता रहता। गीतांजलि का ऑपरेशन लगभग 5 घंटे चला। डॉक्टर्स की टीम के बाहर निकलते ही एक याचक की तरह उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ऑपरेशन ठीक हो गया ना? ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। गीतांजलि को कम से कम 1 महीना बेड रेस्ट पे रखिएगा। 1 हफ्ते बाद धीरज शाह गीतांजलि को घर ले आए। धीरे धीरे गीतांजलि के स्वास्थ्य में सुधार होता गया। इस दौरान धीरज शाह ने गीतांजलि की बहुत अच्छे से देखभाल की। गीतांजलि के बिल्कुल स्वस्थ हो जाने के बाद धीरज ने गीतांजलि से कहा, आज से तुम्हें भी मेरे साथ कोर्ट चलना होगा। दोबारा वकालत शुरू करनी होगी। तुम्हारे क्लाइंट तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और वैसे भी तुम्हारे बिना मुझे सारी अदालतें सुनी लगती हैं। नहीं धीरज, अब मैं दोबारा वकालत ज्वाइन करना नहीं चाहती। इसका मतलब अभी तक तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? ऐसी बात नहीं है धीरज, मैं तो तुमसे कभी नाराज़ हो ही नहीं सकती। तो इसको चाहे मेरी रिक्वेस्ट, मेरी तमन्ना या मेरी ख्वाहिश मानो, तुम्हें कोर्ट चलना ही होगा। और आज मुझे मानते हुए हर्ष हो रहा है कि तुम मुझसे बेटर थी, बेटर हो और बेटर रहोगी। देख लेना, दूसरी इनिंग में तुम्हारी प्रसिद्धि आसमान छुएगी। धीरज, मैं आसमान छूना नहीं चाहती, मैं तो तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ बस। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।